प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अरस्तू के सामाजिक व्यवस्था को पढ़ेंगे। इसमें दास प्रथा की बात हो रही है। तो होमर के समय से ही, यूनानी जगत में होमर्स के समय से ही दास प्रथा सामाजिक जीवन का आवश्यक अंग थी। खेतीबाड़ी, आर्थिक उत्पादन के कार्य और शारीरिक परिश्रम के घरेलू कार्य दासों के द्वारा किए जाते थे। किंतु सोफिस्ट जो लोग थे, एंटीफोन, उन्होंने इसका विरोध किया कि दास प्रथा प्राकृतिक न होकर परंपरागत है और मानवीय समानता के आधारभूत सिद्धांत के खिलाफ है। लेकिन अरस्तु इस संबंध में भी सोफिस्ट वर्ग के विचारों का विरोध करता है और दास प्रथा को न्यायोचित कहता है। उसका कहना है, परिवार की व्यवस्था के लिए सजीव और निर्जीव दो प्रकार के साधनों की आवश्यकता होती है। संपत्ति एक निर्जीव साधन है और दास एक सजीव साधन। और वह निम्न तर्कों को सहारा लेता है। नंबर 1, दासता प्राकृतिक है। वह मानव मात्र की प्राकृतिक असमानता के आधार पर दासता का समर्थन करता है। अरस्तु का विचार है कि बुद्धि, योग्यता और गुण की दृष्टि से व्यक्ति प्रकृति से ही समान होता है। सभी व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दृष्टि से समान नहीं होते हैं। एक और बहुत अधिक बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं जो कि बुद्धिमत्ता के आधार पर शासन करने और निर्देश देने की योग्यता रखते हैं। दूसरी ओर ऐसे बुद्धिहीन व्यक्ति होते हैं जो केवल आज्ञा पालन की क्षमता रखते हैं। स्वाभाविक रूप से प्रथम श्रेणी के व्यक्ति स्वामी और द्वितीय श्रेणी के व्यक्ति सेवक होते हैं। प्रथम वर्ग मानसिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है और द्वितीय वर्ग शारीरिक शक्ति का। पारिवारिक कार्यों के लिए इन दोनों का सम्मिलन आवश्यक है, इसलिए दासता प्रकृति के अनुकूलन है। दूसरा है, स्वामी वर्ग के व्यक्तियों संपूर्ण समाज के लिए लाभप्रद। दास प्रथा इस दृष्टि से भी न्यायोचित है कि ये स्वामी वर्ग के व्यक्तियों और संपूर्ण समाज के लिए लाभप्रद है। समाज का कल्याण इसी बात में है कि विवेक शक्ति संपन्न व्यक्ति अपने बौद्धिक और नैतिक गुणों का विकास करें। गुणों का ये विकास तभी होगा जब इस वर्ग के व्यक्तियों को पर्याप्त अवकाश हो, और ये अवकाश उन्हें तभी मिलेगा जब दास वर्ग की उच्च वर्ग की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए श्रम करें। इस प्रकार दास प्रथा के बिना बुद्धिमान व्यक्ति अपने उच्चतम गुणों का विकास नहीं कर सकेंगे। अरस्तु एक स्थान पर लिखते हैं, जिस प्रकार वीणा आदि वाद्य यंत्रों की सहायता के बिना उत्तम संगीत उत्पन्न नहीं हो सकता, इसी प्रकार दासों के बिना स्वामी के उत्तम जीवन का तथा बौद्धिक तथा नैतिक गुणों का विकास संभव नहीं है। नेक्स्ट है, दासता नैतिक है। अरस्तु के अनुसार दास प्रथा न केवल प्राकृतिक वर्ण इस दृष्टि से नैतिक भी है कि ये स्वयं दासों के जीवन के विकास के लिए आवश्यक है। दास विवेक शून्य प्राणी होता है, किंतु बुद्धिमान वर्ग के व्यक्तियों के निरंतर संपर्क में रहने के कारण उसे विवेक और गुण का आवश्यक अंश मिल जाता है। स्वामी के धर्मशील जीवन में भाग लेने से उसका नैतिक उत्थान और उसके व्यक्तित्व का विकास संभव है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा स्थायित्व का अंग। अरस्तु ने एक और कारण से दासता को न्यायपूर्ण कहा है। उसके समय में दास प्रथा लगभग संपूर्ण यूनानी जगत में प्रचलित थी और वह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा स्थायित्व का एक अंग बन चुकी थी। यूनानी नगर राज्यों में दासों का एक बहुत बड़ा वर्ग था और सारी अर्थव्यवस्था इन्हीं पर टिकी थी। ऐसी स्थिति में दास प्रथा को अस्वीकार करने से न केवल नगर राज्यों का शक्ति संतुलन बिगड़ने का डर था, वरन इन राज्यों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के ध्वस्त होने की भी आशंका थी। इसलिए अरस्तु ने अपनी व्यवहारिक बुद्धि के आधार पर दास प्रथा का समर्थन किया। किंतु अगर हम देखें तो इसकी ये मानवीय नहीं माना जा सकता है, इसलिए अब हम इसकी आलोचनाएं करते हैं। नंबर 1, मानव समूहों का विभाजन असंभव। उसके द्वारा प्रतिपादित दास प्रथा का औचित्य पूर्ण रूप से इस मान्यता पर आधारित है कि मानव समूह को गुण और योग्यता से युक्त उच्च वर्ग तथा बुद्धिहीन निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। किंतु मानव समूह को इस प्रकार के दो वर्गों में विभाजित करना और किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के संबंध में ये कहना कि वह गुण और योग्यता की दृष्टि से बिल्कुल हीन या निम्नतर है, संभव नहीं है। नेक्स्ट है, विभाजन का सर्वमान्य मापदंड नहीं। यदि एक क्षण के लिए मान भी लिया जाए कि मानव समूह को इस प्रकार के दो भागों में हम बांट सकते हैं, तो ये कठिनाई होगी कि एक विशेष व्यक्ति को इन दोनों वर्गों में, स्वामी और दास में, किस में रखा जाए। अरस्तु का ये विचार नितांत अव्यवहारिक है कि प्रकृति स्वस्थ और पुष्ट शरीर दासों को देती है और दुर्बल शरीर किंतु विवेक युक्त मन स्वामी को देती है। अरस्तु के इस कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति के पास ईंट की चिमनी जैसा कोई यंत्र है जिसमें वह स्वामी और दास को अलग अलग सांचे में डालती है। इस आधार पर
स्वामी और दास की खोज करना न केवल हास्यास्पद वर्ण मूर्खतापूर्ण होगा, ये विचार और भी अधिक आपत्तिजनक है कि शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकते। तो प्रोफेसर मैकलेन कहते हैं कि अरस्तु ने श्रम को दंडित किया है। नेक्स्ट है अव्यवस्था और उपद्रव का कारण। अरस्तु समाज को स्वामी और दास इस प्रकार के दो वर्गों में विभाजित करता है। समाज को इस प्रकार के दो वर्गों में विभाजित करने का परिणाम अव्यवस्था और उपद्रव हो सकता है। प्रोफेसर रॉस कहते हैं अरस्तु में जो स्तुत्य है नहीं है वह है उसका मानव जाति को कुल्हाड़ी से दो भागों में काट डालना। नेक्स्ट है स्वतंत्रता और समानता की मान्यताओं धारणाओं के विरुद्ध। अरस्तु द्वारा किया गया दास प्रथा का समर्थन स्वतंत्रता और समानता की वर्तमान धारणाओं के विरुद्ध है। यह विचार मानव समाज की एकता की धारणा के भी प्रतिकूल है। नेक्स्ट है विरोधाभास से पूर्ण। अरस्तु के दास प्रथा संबंधी विचारों में बहुत विरोधाभास है। अरस्तु का कथन कि दास शारीरिक दृष्टि से विकसित लेकिन बौद्धिक दृष्टि से विवेक शून्य और ज्ञान शून्य होता है, परंतु इसके साथ ही ये भी मानता है कि दास अपने स्वामी के संपर्क में आने पर अपना पूर्ण विकास कर स्वतंत्र हो सकता है। ये बात समझ में नहीं आती है कि जो प्रकृति से ही विवेक शून्य है वे इतने सहज रूप से विकास कैसे कर लेगा। वो यदि इन विवेक शून्य व्यक्तियों के लिए विकास करना इतना ही सरल है तो फिर हम इन्हें दास क्यों बना रहे हैं। इन्हें श्रेष्ठ व्यक्तियों का संपर्क किसी अन्य रूप में भी प्रदान किया जा सकता है। नेक्स्ट है जातिगत अहंकार से पूर्ण। अरस्तु के दासता संबंधी विचारों में स्वार्थ ही नहीं जातिगत अहंकार भी दिखाई देता है। उसका ये कथन कदापि युक्ति संगत नहीं माना जा सकता कि यदि युद्धबंदी बर्बर हो तो उन्हें दास बनाना उचित है, यदि यूनानी हो तो नहीं है। इस संबंध में तो प्रोफेसर थियोडोर कहते हैं कि दासता के बचाव के नाम पर यह जातिगत अहंकार की पुष्टि की गई है। वर्तमान समय के जो प्रजातंत्रीय पृष्ठभूमि में है तो अरस्तु का ये सिद्धांत तो नितांत हास्यास्पद है और इस संबंध में इबनस्टीन कहते हैं कि उसकी दासता संबंधी स्वीकृति यह सिद्ध करती है कि किस प्रकार बुद्धिमान और महान दार्शनिक अपने समय की संस्थाओं का और उन पक्षपातों का बंदी होता है जो उन संस्थाओं को तर्क द्वारा औचित्यपूर्ण बतलाती हैं। तो ये हमारे दासता संबंधी विचार थे जिसमें वे बताते हैं कि दास क्या है और दासता क्यों होने चाहिए दास, और फिर हम इसकी आलोचना करते हैं। आशा है आपको ये समझ में आया होगा।